हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव यानी स्थानापन्न प्रभाव यानी क्षतिपूरक मांग प्रभाव। इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कंपनसेटिंग डिमांड इफेक्ट के भी नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपसे एग्जामिनेशन में किसी भी टर्म से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव से पूछा जाए या स्थानापन्न प्रभाव से पूछा जाए या क्षतिपूरक मांग प्रभाव से पूछा जाए या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या कंपनसेटिंग डिमांड इफेक्ट से पूछा जाए, तो इस टॉपिक का सेम आंसर होगा, केवल इसका नाम में चेंजिंग है। इसलिए आपको तीनों नाम याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं दो तीन पॉइंट को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। हम लोगों का ये टॉपिक कवर हो गया है। आय प्रभाव के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम इनकम इफेक्ट के नाम से जानते थे। दूसरा में हम लोग कीमत प्रभाव यानी प्राइस इफेक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। और आज हम लोग स्थानापन्न प्रभाव या जिसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव भी कहते हैं यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है, बशर्ते जो है इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार ध्यान से सुनना है, तभी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। एक बार में आप 60-70% ही चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप समझिए। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बताता है कि जब वस्तुओं की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन होता है, तब उपभोक्ता महंगी वस्तु को कम कीमत वाली वस्तुओं से प्रतिस्थापित करता है। कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि कंज्यूमर के पास दो वस्तु खरीदने का ऑप्शन है। वस्तु एक्स को भी वो खरीद सकता है, वस्तु वाई को भी खरीद सकता है। आप अपने दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ रूटीन में आप इस चीज़ को आप भी देखते होंगे कि जिस वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है, आप उस वस्तु को परचेज नहीं करते हैं, खरीदते नहीं हैं। आपका जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो किधर जाता है? सस्ती वस्तु की तरफ। तो ये रूल इसी पर बेस्ड है कि जब कोई दो वस्तु हो, वस्तु एक्स हो और वस्तु वाई हो, और जब वस्तु एक्स और वाई की कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन हो, यानी एक दूसरे के कंपेयर में अगर रेट में परिवर्तन होता है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? महंगी वस्तु को नहीं खरीदेगा। ये तो ठीक है ना। उपभोक्ता जो है महंगी वस्तु को परचेज नहीं करेगा और इसके स्थान पे क्या करेगा? उपभोक्ता सस्ती वस्तु को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देगा। ठीक है। और यही रूल बताता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक बार ध्यान से फिर से सुनिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की विधि में एक उपभोक्ता का इस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, वस्तु एक्स का और वस्तु वाई का, तो जिस वस्तु का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, जो वस्तु ज़्यादा महंगी हो जाती है, उसके तरफ उपभोक्ता आकर्षित नहीं होता है। वो उस वस्तु के स्थान पे सस्ती वस्तु को खरीदना ज़्यादा लाभदायक समझता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप लोग भी ऐसा ही करते हैं कि जब भी मार्केट में जाते हैं तो आप सस्ती वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं और महंगी वस्तु का स्थान को आप क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, उसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और
महंगी वस्तु को रिप्लेसमेंट करके आप सस्ती वस्तु को खरीदना प्रारंभ करते हैं। यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बताया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर जब सस्ती वस्तु को परचेज करना शुरू करता है तो सस्ती वस्तु का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ेगा। डिमांड जो है ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये वस्तु हमारी सस्ती वस्तु है। ठीक है। और ये जो वस्तु महंगी है इसका जो डिमांड है वो क्या होगा, घटेगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि महंगी वस्तु का क्या होगा, डिमांड घटेगा, लेकिन सस्ती वस्तु का डिमांड जो है बढ़ने लगेगा। यही इस रूल में कहा गया है प्रतिस्थापन प्रभाव में। ठीक है। एक और बात आप समझिए यहाँ पर कि जब उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को खरीदना प्रारंभ करता है तो उपभोक्ता की जो वास्तविक इनकम है, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, पूरे टॉपिक का ये निचोड़ पॉइंट है। जब वास्तविक आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस चीज़ को आप समझिए। जब उपभोक्ता जो है महंगी वस्तु के स्थान पे सस्ती वस्तु को खरीदना प्रारंभ करेगा तो उपभोक्ता के वास्तविक आय में, जिसे हम रियल इनकम कहते हैं, इस रियल इनकम में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों होगा? मान लिया जाए कि आप पहले वस्तु एक्स पे जो ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, लेकिन ये वस्तु महंगी होने के कारण आप वस्तु वाई को खरीदना प्रारंभ किए तो आपके पास पैसा सेव होगा ना। आपके आपकी जो इनकम है वो इनकम तो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप जो है सस्ती वस्तु खरीदने के कारण आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसे का सेविंग हो जा रहा है, इसलिए वास्तविक आय में वृद्धि होती है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यानी कहने का मतलब है कि आपने दो तीन चीज़ को यहाँ पर अभी तक सीख लिया है। आपने प्रतिस्थापन प्रभाव को समझ लिया कि प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है कि उपभोक्ता जो है महंगी वस्तु की जगह पे सस्ती वस्तु का परचेजिंग करना शुरू करता है, जिसके कारण उपभोक्ता की जो वास्तविक इनकम है उसमें बढ़ोतरी होती है, वास्तविक आय में बढ़ोतरी होती है। वास्तविक आय में वृद्धि का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपके पैकेट में पहले 100 रुपया था और आपने अब सस्ती वस्तु को खरीदना शुरू किया तो आपके पैकेट में ये पैसा सेव होगा ना। आपके पैकेट में 100 रुपया में से पहले की तुलना में पैसा कुछ सेव होने लगेगा, बचत होने लगेगा। इसी ये जो पैकेट में आपका पैसा जो बच रहा है इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक आय में वृद्धि। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधे ग्राफ पे। अब आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारा आर छूट गया है। आर एस, देखिए यहाँ पर एस है। आर एस क्या है? आर एस कीमत रेखा है। इस कीमत रेखा को हम लोग क्या कहते थे? बजट रेखा कहते थे। जब उपभोक्ता वस्तु एक्स की खरीदारी ज़्यादा करने लगता है, यानी जब वस्तु एक्स जब सस्ती हो जाएगी तो उपभोक्ता इस वस्तु का जो डिमांड है ये ज़्यादा करना शुरू कर देगा। जब वस्तु एक से सस्ती होगी तो डिमांड ज़्यादा करना शुरू करेगा। तो ये आर एस जो कीमत रेखा है ना, ये शिफ्ट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है आर एस वन की तरफ। आर एस वन कहाँ पर है? तो ये आर हो गया, यहाँ पर एस वन हो गया। यानी ये जो लाइन है आपका, ये आर एस वन लाइन है, ये एक नई कीमत रेखा बन गई। ये क्या हो गया? एक नई कीमत रेखा बन गया। कहने का मतलब है कि जैसे ही उपभोक्ता जो है वस्तु एक्स के सस्ता होने के कारण वस्तु एक्स की खरीदारी ज़्यादा करना प्रारंभ करता है
ठीक है, तब उपभोक्ता का जो कीमत रेखा जो है वो RS से बदल करके RS1 की तरफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आप लोग का। अब इसके बाद देखिए, जब उपभोक्ता जो है वस्तु X की जब खरीदारी करेगा, और वस्तु X क्या है, ये सस्ती वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, सस्ती वस्तु है। तो उपभोक्ता के तो इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, और यही उपभोक्ता के इनकम में बढ़ोतरी होने के कारण जो है, ये आप इसको इस तरीके से देखेंगे, उपभोक्ता के इनकम में बढ़ोतरी होने के कारण ये RS जो है, ये RS शिफ्ट होकर के RS1 की तरफ हो जाता है। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि कीमत रेखा जो है किस पे डिपेंड करता था, जो मैं पढ़ाया था आप लोगों को। कीमत रेखा डिपेंड करता है आय पर, और वस्तु की कीमत पे डिपेंड करता है। ठीक है, वस्तु की कीमत पर डिपेंड करता है। तो वस्तु का कीमत जब चेंज हुआ तो कीमत रेखा चेंज हो गया, यानी RS से कीमत रेखा बदल करके RS1 हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताया कि उपभोक्ता के वास्तविक आय में वृद्धि होती है। क्यों वास्तविक आय में वृद्धि होती है? रियल इनकम में वास्तविक आय में वृद्धि होने का कारण है कि उपभोक्ता के पास पैसा का जो सेविंग है वो होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि मान लीजिए कि ये इंडिफरेंस कर्व IC है। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व IC है। इस इंडिफरेंस कर्व IC जो हमारा उदासीनता वक्र है, जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, इस इंडिफरेंस कर्व के इस इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट P पर जब उपभोक्ता की रियल इनकम होती है, तो यहाँ पर इस पॉइंट P पर उपभोक्ता वस्तु Y का कितना मात्रा परचेज करता है, OQ मात्रा को परचेज करता है। यहाँ पर O पॉइंट है और यहाँ पर Q पॉइंट है। साथ ही साथ उपभोक्ता जो है वस्तु X का कितना पॉइंट को परचेज करता है, OA पॉइंट को परचेज करता है P पॉइंट पर। यानी जब कंज्यूमर उपभोक्ता जो है P बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है, तो वस्तु X का OA मात्रा, ठीक है, OA मात्रा, तथा वस्तु Y का OQ मात्रा खरीद करके वो क्या है, संतुलन की स्थिति में रहता है। ठीक है, इसके पश्चात जब उपभोक्ता की वास्तविक आय को हम इस तरीके से घटाते हैं, उसकी वास्तविक आय को हम इस तरीके से समायोजित करते हैं कि उसकी जो रियल इनकम है उसको हम लोग ऐसे, इसको समझिए, उपभोक्ता की जो वास्तविक आय में वृद्धि हो रही है, वास्तविक आय में वृद्धि कैसे हो रहा है कि सस्ते वस्तु को खरीदना शुरू कर रहा है तो उसके पैकेट में पैसा बचना शुरू हो रहा है। तो वो जो पैसा जो एक्स्ट्रा जो बच रहा है उपभोक्ता में, उसी को कहते हैं कि वास्तविक आय में वृद्धि हुई। तो जब वास्तविक आय में वृद्धि होती है, इसी वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है इस तरीके से समायोजित किया जाता है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय को इस तरीके से समायोजित करता है कि उपभोक्ता पुराने उदासीनता वक्र पर ही स्थिर है। तो इस मौद्रिक आय वास्तविक आय को एडजस्टमेंट करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, ये जो लाइन है ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा PDF में, ये इसी लाइन के समानांतर में एक लाइन खींचा जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये कोई कीमत रेखा है। ठीक है, और ये भी एक कीमत रेखा है। ठीक है, यानी ये क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट K रख लीजिए।
के टी क्या है, एक कीमत रेखा, ये भी कीमत रेखा है, लेकिन एक वैसी कीमत रेखा है जिसमें हम वास्तविक आय को, ये जो रियल इनकम जो बढ़ करके हो गया था हमारा, इस वास्तविक आय को समायोजित करके हम लोग नया कीमत रेखा केटी को बनाते हैं। ये यहाँ पर के है और यहाँ पर टी है, और ये जो केटी जो होगा ना, ये समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा? तो जो नया कीमत रेखा जो हमारा RS1 बना था, इस रेखा के समानांतर होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये RS1 है, ये RS1 है। RS1 के समानांतर कौन सा लाइन है? यहाँ पे पॉइंट के मानते हैं, तो KT लाइन समानांतर है। ये लाइन क्या है? पैरेलल है। और इस तरीके से हम वास्तविक आय को, उपभोक्ता की जो वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है, उसको हम समायोजित करते हैं। और हम लोग समायोजित करने के लिए इस लाइन को हम लोग जीरो की तरफ, मतलब इधर की तरफ, बाएं की तरफ हम लोग समानांतर रूप में शिफ्टिंग करवाते हैं, समानांतर रूप में स्थानांतरित करते हैं। और इस तरीके से स्थानांतरित करते हैं कि उपभोक्ता जो है पुराने उदासीनता पर ही वस्तु को परचेज करे फिर से। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये उदासीनता वक्र है ना, ठीक है। इस उदासीनता वक्र जो इंडिफरेंस कर्व जो ये IC है, देखिए इसका पी पॉइंट पर उपभोक्ता जो है पुराने पुराने ये पर है, क्या कहेंगे, पुराने कीमत रेखा पर है। और क्यू पॉइंट पर जो है उपभोक्ता उसी इंडिफरेंस कर पर स्थित है, लेकिन ये नई कीमत रेखा केटी पर स्थित है। यानी उपभोक्ता का संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी जो है में परिवर्तन करता है। और ये जो वस्तु वाई का है उसकी खरीदारी कम करना शुरू कर देता है, यानी इतनी खरीदारी को वो कम करेगा। लेकिन वस्तु एक सस्ती होने के कारण उपभोक्ता जो है वस्तु एक्स का, है ना, वस्तु एक्स का OA मात्रा की जगह पर वस्तु OB मात्रा खरीदना शुरू करता है। यानी वस्तु एक्स की मात्रा को बढ़ा करके OB खरीदना शुरू करता है, लेकिन वस्तु वाई की मात्रा को घटाता है। वस्तु एक्स की मात्रा को क्या कर रहा, बढ़ा रहा है, लेकिन वस्तु वाई के महंगी होने के कारण वस्तु की मात्रा OQ से, यहाँ से OQ से घटा करके कितना कर देता है, OD कर देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट OD है, जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी वस्तु वाई का मात्रा को घटा करके OD कर देता है। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में आप यही कह सकते हैं कि इस प्रतिस्थापन प्रभाव में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि उपभोक्ता जब महंगी वस्तु के स्थान पे जब सस्ती वस्तु को परचेजिंग करता है, तो उसकी वास्तविक आय में जो बढ़ोतरी होती है, उस वास्तविक आय की बढ़ोतरी को हम लोग उसके मौद्रिक आय को इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। ये मौद्रिक आय का एडजस्टमेंट ही है कि इस लाइन के समानांतर में एक नई लाइन खींची जाती है। ठीक है, यानी कीमत में परिवर्तन जो है ना, एक समानांतर रूप में करवाया जाता है। और ये देखने की कोशिश की जाती है कि उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, तब वस्तु एक्स का कीमत बढ़ने और घटने के पश्चात वस्तु वाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी चीज़ को हम लोग स्थानापन्न प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं। आप देखें कि वस्तु एक्स की प्राइस में कमी होने के फलस्वरूप यहाँ पे कीमत रेखा शिफ्ट होता है, और कीमत रेखा भी शिफ्ट होता है, और वस्तु एक्स की जो मात्रा है उसको बढ़ा करके उपभोक्ता OA से बढ़ा करके OB कर देता है, और वस्तु वाई की मात्रा को घटा करके OQ से घटा करके कितना कर देता है, OD कर देता है। इस चीज़ को हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखें। जब मैं आप लोगों को जब मैं PDF दूंगा तो उसमें सारा एक्सप्लेन रहेगा, जितने चीज़ों को मैं बोला,
तो वहाँ पे और क्लियरिटी आपका आएगा। ठीक है। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कम से कम एक दो बार चीज़ों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक बार में आप 100% चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और चलिए ठीक है, आप इसका लॉन्ग पीडीएफ को हमारे पेड ग्रुप में ले लीजिएगा। इसका मैं लॉन्ग पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा 8539861302 पे। और जिन्हें भी पेड ग्रुप ऐड करना है आप यहाँ पे इंक्वायरी ले सकते हैं, और पेड ग्रुप में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी आप वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।